जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाष्टक वर्ग में फलित के नियमों के बारे में। मित्रों, अब आप जान गए हो कि सर्वाष्टक वर्ग भिन्नाष्टक से बनता है। अब हमें देखना है कि सर्वाष्टक वर्ग को फलित कैसे करेंगे। ग्रह जिस भाव में बैठा हो, यदि उसके 18 से कम बिंदु हो सर्वाष्टक में तो ग्रह बलहीन हो जाता है। यदि 18 से लेकर 24 के अंदर बिंदु हो तो ग्रह निर्बली कहलाता है, और 24 से 28 तक हो तो ग्रह मध्यम बली कहलाता है। 28 से 32 तक भाव बली हो जाता है, और यदि 32 से ज्यादा हो तो फिर भाव के फल उत्तम हो जाते हैं। लेकिन हमें इन सब बातों के बाद थोड़ा सा यह भी देखना चाहिए कि उसके भिन्नाष्टक में बिंदु कितने हैं। अगर भिन्नाष्टक में बिंदु कम है तो ये सारी बात खराब हो जाएगी उत्तम फल वाली। और हमें मूल नियमों को भी ध्यान में रखना है कि भिन्नाष्टक में बिंदु जो हैं उसके 4 या 4 से ज्यादा, 5, 6, 7 जितने भी ज्यादा होंगे उतना फल अच्छा होगा। मूल नियम का मेरा मतलब यहाँ कहने का था कि मूल नियम जो है त्रिक भाव में ग्रह ना बैठा हो इतने पॉइंट लेकर, तब, और ग्रह नीच ना हो, अस्त ना हो, इस प्रकार की बातें हमें समझनी है। और पाप कर्तरी भाव में ग्रह ना हो, तब उसको फल उत्तम मिल सकते हैं। दूसरा नियम इसका, नैसर्गिक अशुभ ग्रह जो होते हैं वो तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं यदि वह बली हैं। बली का मेरा मतलब मैंने आपको बता दिया है कि निर्बली, बली, मध्यम बली, भाव बली, उत्तम बली, वहां से हमें देखना है। इसी प्रकार जो सौम्य ग्रह हैं वो केंद्र त्रिकोण भावों में अच्छा फल देते हैं बली होने पर। तो इतना समझने के बाद हम इसको आगे फलित कर सकते हैं। और इसमें हमें यह भी देखना है कि यदि ग्रह गोचर में सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु लेकर घूम रहा है तो वह अपने गोचर में कारकत्व के फल भी देगा और भाव के फल भी देगा। यह हमें ध्यान रख लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम फलित बड़े आसानी से और बड़ा सटीक कर लेंगे। अब हम भावों के हिसाब से बात कर लेते हैं कि पहला भाव कौन सा हुआ। पहला भाव हमारा लगन हुआ। यदि लगन में 28 या 28 से ज्यादा बिंदु हों तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि इससे कम बिंदु होंगे तो जातक बार बार रोगी हो जाता है। इस प्रकार के उसके साथ घटनाएं होती हैं। मेरा 28 बिंदु से मतलब यहाँ पर 28 या 28 से ज्यादा बिंदु से मतलब यहाँ पर यह है कि बिंदु प्रभाव भी भिन्नाष्टक का हमें हर बार देखना है। उस बात को आप बिल्कुल दिमाग में लेकर चलिए। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव धन कुटुंब का भाव है। यदि यहाँ पर बिंदु अच्छे हैं और सर्वाष्टक बिंदु भी अच्छे हैं तो जातक धनी होगा और कुटुंब से प्यार करने वाला होगा। यदि बिंदु कम है तो जातक धनी नहीं होगा और परिवार के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार हम तीसरे भाव की बात करते हैं। यदि तीसरे भाव में सर्वाष्टक के बिंदु भी अच्छे हैं और भिन्नाष्टक के बिंदु भी अच्छे हैं तो जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा और ऊर्जावान होगा। यदि बिंदु कम है तो जातक के साहस में, पराक्रम में और ऊर्जा में कमी आ जाएगी। जातक जो कार्य करेगा उतना लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव माता का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है। यदि यहाँ पर सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु अच्छे हों, भिन्नाष्टक वर्ग में भी बिंदु अच्छे हों और लगन बली हो, जो उसका लोड है लगन बली हो प्लस लोड बली हो और कारक भी बली हो तो जातक को माता का, जमीन का, वाहन का सुख बहुत मिलता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर यह ध्यान रख लेना चाहिए कि भावेश की क्या पोजीशन है और कारक की क्या पोजीशन है। जो मूल नियम है उनसे हम पीछे नहीं हट सकते। यदि ये कमजोर है तो जातक को माता का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख ज्यादा नहीं हो सकता। अगला भाव लेते हैं पंचम भाव। पंचम भाव विद्या का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। यदि हमारे यहाँ पर 28 से ज्यादा बिंदु हैं और सर्वाष्टक के 28 से ज्यादा बिंदु हैं और भिन्नाष्टक में भी बिंदु अच्छे हैं, भाव पाप कर्तरी में नहीं है, तो हमें विद्या भी पूरी मिलेगी, संतान का सुख भी मिलेगा और बुद्धिमान भी जातक होगा। यदि यहाँ पर कमजोर हैं, बिंदु कम हैं,
सर्वाष्टक वर्ग में भी बिंदु कम है, विनाष्टक वर्ग में भी बिंदु कम है, तो जातक की विद्या ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो रुकावटों के साथ होगी। जातक ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होगा। जातक को संतान सुख में कमी रहेगी। उससे अगले पॉइंट की बात करते हैं, छठे भाव की। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है। यहाँ पर हम देखेंगे यदि इस भाव में सर्वाष्टक के बिंदु ज्यादा हैं तो जातक में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, उसमें रोग को सहन करने की भी क्षमता ज्यादा होगी, शत्रु पर विजय पाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। यदि ये भाव कमजोर हो गया तो फल उसके विपरीत मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले भाव की, सातवें भाव की। सप्तम भाव से वैवाहिक सुख देखा जाता है, सप्तम भाव से पार्टनरशिप देखी जाती है, सप्तम भाव से दैनिक आय देखी जाती है। यदि यहाँ पर सर्वाष्टक के बिंदु और भिन्नाष्टक के बिंदु अच्छे हैं तो यहाँ पर उस जातक को इन सब चीजों का लाभ होगा। यदि यहाँ पर बिंदु कम है या भाव पापकर्त्री में है या कोई ग्रह अस्त है तो उस स्थिति में फल कुछ विपरीत होंगे। अगले भाव की बात करते हैं, 8 नंबर भाव की, जो अष्टम भाव कहलाता है, हमारी आयु का भाव है। यदि यहाँ पर सर्वाष्टक में बिंदु अच्छे हों, भिन्नाष्टक में बिंदु अच्छे हों तो जातक दीर्घायु होता है। जातक दीर्घायु होता है, उसे असाध्य रोग नहीं होता। यदि हम अब हम बात कर लेते हैं 9वें भाव की। 9वां भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, पिता का भाव है। यदि यहाँ पर बिंदु अच्छे हैं तो जातक को पिता से भी लाभ मिलता है, जातक का भाग्य भी अच्छा होता है, जातक लंबी यात्राएं भी करता है और जातक धार्मिक भी होता है। बिंदु कमजोर होने पर पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, पैतृक संपत्ति मिलने में कष्ट होगा। इस प्रकार की बातें जातक के साथ हो सकती हैं। इसके बाद हम दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव से हम क्या देखते हैं? दशम भाव से देखते हैं अपना जॉब, अपना व्यवसाय और समाज में प्रतिष्ठा। यदि यहाँ पर बिंदु अच्छे हैं ग्रह के, सर्वाष्टक वर्ग में भी और भिन्नाष्टक में भी, तो जातक का जो भी जॉब होगा उसमें उसको तरक्की मिलती रहेगी, उसका सम्मान होगा, उसमें व्यवसाय में भी उसका नाम होगा और समाज में जातक प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। यदि बिंदु कमजोर हैं, बिंदु कम हैं, तो जातक को ये सब लाभ नहीं होंगे। उसकी नौकरी भी कभी लगेगी, कभी छूटेगी, व्यवसाय में भी परिवर्तन होते रहेंगे, समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। इस प्रकार की बातें जातक के साथ हो सकती हैं। 11वां भाव लाभ भाव है। यदि यहाँ पर बिंदु कर्म भाव से ज्यादा हैं तो जातक को कई तरह से प्रॉफिट होता है, उसके आय के साधन एक से ज्यादा होते हैं और जातक की इच्छाओं की पूर्ति होती है। वह जिस कार्य को भी करता है उसे लाभ होता है। अगर उसका जॉब है तो उसमें भी उसको अच्छी कमाई होती है। इस प्रकार से हम 11वें भाव के बारे में भी समझ लेते हैं। और यदि 12वें भाव में 28 से कम बिंदु हो तो जातक कंजूस होता है। यदि 12वें भाव में 28 से कम बिंदु हो तो जातक कंजूस होता है और 28 से ज्यादा बिंदु हो तो जातक खर्चीला होता है। तो इस प्रकार हमने भावों की बात कर ली। अब हम सर्वाष्टक वर्ग में और बातों को भी देखते हैं जिनसे कि हम कुंडली को फलित करने में प्रयोग में लेते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि त्रिक भावों में ज्यादा बिंदु लगन से ना हो। त्रिक भाव कौन कौन से हैं? त्रिक भाव हो गया छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इसमें हमारे लगन से ज्यादा बिंदु नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है, लगन से ज्यादा बिंदु हैं तो हमें परेशानी रहेगी, और लगन से कम बिंदु है तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मान सम्मान भी बना रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि गोचर में कोई ग्रह गोचर में जा रहा है शुभ भाव से, जिसमें कि उसके 28 से ज्यादा बिंदु हैं, वो स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या मित्र राशि का हो, तो हमें उस भाव के प्रति फल मिलेगा। जिस भाव में वह उच्च का है उस भाव के फल भी मिलेंगे गोचर में। और यदि वह नीच राशि, शत्रु राशि या अस्त राशि से गुजर रहा है तो उस भाव के हमें बुरे फल भी मिलेंगे। तो यह भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि सर्वाष्टक में उसके कितने बिंदु हैं। यदि ज्यादा बिंदु हैं और भिन्नाष्टक में भी बिंदु अच्छे हैं तो फल बहुत अच्छा मिलता है। अगर बिंदु कम है तो फल में कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कर्म भाव में, कर्म भाव में क्या पोजीशन है। कर्म भाव में यदि लाभ भाव से ज्यादा बिंदु हों तो यह ठीक नहीं माना जाता,
क्योंकि हम जितना कर्म करेंगे उससे कम हमें लाभ होगा। और यदि कर्म भाव में बिंदु कम हो और लाभ भाव में बिंदु ज़्यादा हो तो कम मेहनत से भी हमें ज़्यादा लाभ हो जाता है। आपने कई जातकों को देखा होगा कि वो मेहनत बहुत कम करते हैं और उनको लाभ एकदम हो जाता है, और कुछ जातक मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाभ का प्रतिशत कम ही रहता है। तो इस प्रकार हमें यह भी देख लेना चाहिए सर्वाष्टक की बिंदुओं की यहाँ क्या पोजीशन है, कि कर्म भाव में बिंदु ज़्यादा हैं या लाभ भाव में बिंदु ज़्यादा हैं, इसके ऊपर भी हमें दृष्टि रख लेनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव क्या होता है? धन भाव होता है। 11वां भाव क्या होता है? लाभ भाव होता है। यदि इनमें कर्म भाव से ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक धनी होगा और उसको हर कार्य में लाभ मिलता रहेगा। और सर्वाष्टक में यदि इन भावों में, दूसरे भाव में और 11वें भाव में बिंदु कम हो और कर्म भाव में बिंदु ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में जातक धनी ज्यादा नहीं होगा। जो भी वो कार्य करेगा उसका लाभ उसमें अटक जाएगा, या जो भी जॉब करेगा उसको पूरा फल उसका नहीं मिलेगा। तो ये हमें सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं से पता लग जाता है कि कौन कौन से भाव उसमें इन्वॉल्व हैं। जो भावों को कंपेयर करके भी हम इसमें रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हमें यह देखना होता है कि भाग्य भाव में यदि बिंदु ज्यादा हैं और लगन में बिंदु कम है तो जातक भाग्यवान होगा, और लगन में बिंदु ज्यादा है, भाग्य में बिंदु कम है तो जातक इतना भाग्यवान नहीं होगा। यह सर्वाष्टक वर्ग के नियमों के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से एक दृष्टि से ही देखकर हमें पता लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाभ भाव और व्यय भाव की। यदि हमारे लाभ भाव में व्यय भाव से ज्यादा बिंदु हैं तो हमारी जो आय होगी उससे कम खर्चे होंगे, और यदि इससे उल्टा है कि हमारे व्यय भाव में बिंदु ज्यादा हैं और लाभ भाव में बिंदु कम है तो हमारे खर्चे कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे हम 1 लाख कमाएं या 10,000 कमाएं या 50,000 कमाएं, खर्चा उससे आगे होगा। तो ये हमें सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं से देख लेना चाहिए, लाभ भाव का और व्यय भाव का कंपेयर कर लेना चाहिए। अब मित्रों हम बात करते हैं कि हमें कुंडली से ये कैसे पता लगेगा कि जातक आंतरिक रूप से बली है। जातक आंतरिक रूप से बली है तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है कि आप केंद्र और त्रिकोण के सर्वाष्टक बिंदुओं का टोटल लगा लें। केंद्र और त्रिकोण के सर्वाष्टक बिंदुओं का टोटल लगा लें। यदि यह टोटल दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव से ज्यादा है तो जातक धनी होगा, दयालु होगा, उदार प्रवृत्ति का होगा। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आंतरिक बल हम देखते हैं केंद्र त्रिकोण से, और बाह्य बल हम देखते हैं दूसरे भाव से, तीसरे भाव से, छठे भाव से, 8वें भाव से, 11वें भाव से, 12वें भाव से। तो इनको आपस में कंपेयर करना है। पहले हम केंद्र त्रिकोण को जोड़ लेंगे, केंद्र के चारों भाव और त्रिकोण के दोनों भावों के जो बिंदु हैं शुभ बिंदु सर्वाष्टक के, उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें, 11वें भाव के बिंदुओं को जोड़ लेंगे। यदि हमारा केंद्र त्रिकोण के बिंदु ज्यादा हैं तो जातक धनी होगा, उदार प्रवृत्ति का होगा, दयालु होगा। ठीक इससे उल्टा यदि हो कि बाह्य ग्रहों के जो बिंदु हैं वो केंद्र त्रिकोण से ज्यादा हो जाए टोटल में सर्वाष्टक वर्ग में, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि जातक पैसे का पीर है, पैसे को दांत में पकड़ कर रखता है। जातक किस प्रवृत्ति का होगा? जातक बेईमान होगा, लालची होगा, वो पैसे के पीछे पीछे भागता रहेगा। तो ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हमें किसी ग्रह का किसी बल नहीं देखना, कोई दशा नहीं देखनी, खाली गोचर में ही हमने देख लेना है या उसकी कुंडली में ही देख लेना है, उससे हमें उसकी प्रवृत्ति पता लग जाती है। यदि उसका लगन कुंडली के अंदर ये प्रभाव है तो वो पैदाइशी ऐसा होगा, हमेशा उसके ऊपर, पैसे के ऊपर उसकी नजर रहेगी। यदि गोचर में है तो गोचर में, दशा में कभी कभी समय विशेष में जातक लालची हो जाता है, ऐसा प्रैक्टिकल कुंडलियों में देखेंगे। उसके बाद हम अगली बात करते हैं सर्वाष्टक बिंदुओं के बारे में। यदि सूर्य उच्च का हो जाए कुंडली में, मेष राशि में सूर्य लगन में बैठ जाए और चौथे भाव में गुरुदेव उच्च के होकर बैठ जाएं,
तो ऐसा जातक धनी होगा, मानी होगा, यशस्वी होगा, उसका यश कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, जातक का नाम होगा, सम्मान होगा, मान होगा, ये सब बातें उसमें होंगी। यदि इससे विपरीत स्थिति हो जाए, सूर्य बैठ जाए तुला राशि में और गुरु बैठ जाए मकर राशि में, दोनों नीच के हो गए, और उसके बाद बिंदु भी कम हो, सर्वाष्टक बिंदु भी कम हो, विनाष्टक बिंदु भी कम हो, तो जातक का कोई नाम नहीं होगा, कोई यश नहीं होगा, हर बात पर उसको लोग उससे कटेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थितियां जातक के साथ हो जाएंगी। अब हम अगली बात कर लेते हैं अष्टक वर्ग से कुंडली, वर वधु की कुंडली के बारे में। यदि वर और वधु की कुंडली के चंद्र में दोनों के 30 से ज्यादा बिंदु हों तो वह जोड़ा काफी भाग्यशाली होता है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है और उनकी वैवाहिक जीवन की जो जिंदगी है बहुत खुशी से व्यतीत होती है, तथा वह लंबे समय तक अपना एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में, यदि गुरु मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, आपकी कुंडली में यदि गुरु मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, शनि भी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, गुरु मूल त्रिकोण राशि का मेरा कहने का मतलब यहाँ है धनु राशि में, और शनि का मूल त्रिकोण राशि में कहने का मेरा मतलब यहाँ कुंभ राशि है। इसी प्रकार मंगल यदि उच्च का हो मकर राशि में, और शुक्र यदि उच्च हो मीन राशि में, ऐसी स्थिति हो और सर्वाष्टक में बिंदु अच्छे हों तो जातक को धन वृद्धि होती है, ऐश्वर्य मिलता है, सारे सुख मिलते हैं, जातक का नाम होता है और जातक किसी अच्छे पद पर होता है। ये सब चीजें हमें देखनी है कि हमारा गुरु धनु राशि में होना चाहिए, शनि कुंभ राशि में होना चाहिए, मंगल उच्च का होना चाहिए और शुक्र उच्च का होना चाहिए। यदि इनमें से चारों फैक्टर ये जो मैंने बताए हैं ये मिल जाएं तो लाभ अति शुद्ध होगा, ज्यादा होगा। यदि मान लो 3 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तो उस प्रपोर्शन में आप लाभ को कम कर सकते हैं, उसके साधनों को कम कर सकते हैं, उसके ऐश्वर्य को कम कर सकते हैं, आंकने में अपनी फलित में देख सकते हैं। यदि 4 है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं लगन, कर्म और लाभ भाव में यदि तीनों में बिंदु अच्छे हैं, मतलब अच्छे का मेरा कहने का मतलब है 28 से ज्यादा हो, 30 हो, 32 हो, और उनके विनाष्टक वर्ग में भी बिंदु अच्छे हो, तो ऐसा जातक 35 वर्ष के बाद ही तरक्की कर पाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 35 वर्ष के बाद उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, जो एक एक रुपए को तरसते थे उसके बाद वो काफी अच्छे व्यापार में आ जाते हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं यदि हमारा लगन, कर्म और लाभ भाव में बिंदु ज्यादा हैं तो जिंदगी के दूसरे हिस्से में, सेकंड पार्ट में हमें लाभ ज्यादा होना शुरू हो जाता है, हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है, इस प्रकार की गतिविधियां होने लग जाती हैं। बाकी हमें यह भी देखना है कि छठे भाव में बिंदु दूसरे भाव से और 11वें भाव से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि हमारे छठे भाव में बिंदु दूसरे भाव से और 11वें भाव से ज्यादा है तो हमारा पैसा कोर्ट कचहरी में लगता रहेगा, ये हमें ध्यान रख लेना चाहिए। यदि दूसरे और 11वें भाव में बिंदु ज्यादा है, छठे भाव में बिंदु कम है, तो जातक लाभ की स्थिति में रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लगन के बिंदु। लगन के बिंदु यदि 7वें भाव से और 8वें भाव से ज्यादा हैं, क्योंकि 7वां और 8वां भाव मारक हैं, लगन के बिंदु 7वें और 8वें भाव से ज्यादा हैं तो हमें शुभ है और हम 7वें भाव पे और 8वें भाव पे अपना कंट्रोल रख लेंगे। यदि हमारा उल्टा है कि लगन में बिंदु कम है तो हम परेशानी में रहेंगे, हमारी स्थिति हमेशा गड़बड़ाहट में रहेगी और मारक स्थिति के जो ग्रह हैं वो हमें पीड़ित करते रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्म भाव की और छठे भाव की। कर्म भाव में बिंदु ज्यादा होने चाहिए बनस्पत छठे भाव के, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और कर्म भाव व्यवसाय व्यापार का है। यदि हमारे कर्म भाव में बिंदु ज्यादा है और छठे भाव में बिंदु कम है तो ये जातक के लिए अच्छी स्थिति है। यदि हमारे कर्म भाव में बिंदु कम है और छठे भाव में बिंदु ज्यादा है तो जातक के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम सुख भाव की बात कर लेते हैं। सुख भाव चौथा भाव होता है। यदि दूसरे और 11वें भाव से चौथे भाव में बिंदु ज्यादा हैं तो जातक धन का और लाभ का उपयोग कर पाएगा, अपने पैसे का भोग कर पाएगा। आपने कई कुंडलियों में देखा होगा जातक के पास
कई लाखों रुपया बैंक बैलेंस होता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उससे अगर हम पूछते भी हैं कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, कहते क्या करना है कपड़ों से क्या फर्क पड़ना है मेरी पर्सनैलिटी का। बैंक बैलेंस होना चाहिए। उनका लगाव बैंक बैलेंस में होता है, लाभ में होता है। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता कि समाज में उनकी कैसी प्रतिष्ठा है, तो वो अपना सुख भोगते हैं अपने मन के हिसाब से। यदि वे खुश हैं तो अच्छे कपड़े भी बनवा लेंगे, लेकिन उनका दूसरा और 11वां भाव कमजोर है, सर्वाष्टक बिंदु कम है और चौथे भाव में बिंदु, दूसरे और 11वें भाव में बिंदु कम है, तो धन लाभ नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में भी परेशानी बढ़ जाती है। तो हमें यह ध्यान रख लेना चाहिए कि दूसरे और 11वें भाव में रीजनेबल बिंदु तो होने चाहिए। मेरा कम से मतलब कहने का है 28 से कम ना हो, और सुख भाव में 40 हो, 42 हो, जितने ज्यादा हो अच्छा है। तब हमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 18 बिंदु हम लेकर बैठे हुए हैं दूसरे भाव में और 11वें भाव में, और फिर उसके बाद बोले कि हम सुख की बंसी बजाएं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। हमें देखना है लगन में, नवम में, दशम में और 11वें भाव में कितने शुभ बिंदु हैं। यदि इन चारों भावों में शुभ बिंदु 28 या 28 से ज्यादा हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। हमारा समाज में नाम होगा, हमारा धन हमारे पास होगा, भाग्य हमारे पास होगा, कर्म हमारे पास होगा, लाभ हमारे पास होगा, शरीर हमारा साथ देगा, जो हमने कमाया है उसको हम उपयोग कर पाएंगे। यदि इससे स्थिति उल्टी है तो अब हमें क्या होगा कि हम ना धन कमा पाएंगे, अगर कमा लेंगे तो उसको भोग नहीं पाएंगे, व्यवसाय में ऊपर नीचे होता रहेगा, ग्राफ हमारा गिरता बढ़ता रहेगा, लाभ हानि में परिवर्तन होता रहेगा, भाग्य कभी साथ नहीं देगा, लास्ट मोमेंट में हमारा भाग्य छूट जाएगा। इस प्रकार की बातें हमें सर्वाष्टक वर्ग से पता लग जाती हैं। तो आज हमने बात की सर्वाष्टक वर्ग के कुछ बिंदुओं के बारे में। इसके अलावा भी सर्वाष्टक वर्ग को कई जगह पर प्रयोग किया जाता है, आगे आगे हम उसकी भी बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं।